वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। दिन तो सबका आता है मेरे भाई। किसी का जल्दी आता है, किसी का लेट आता है, किसी का अच्छा दिन जल्दी आता है, किसी का बुरा दिन जल्दी आता है। आपने जो कर्म किए हैं उसकी सजा आपको यहीं भुगत के जाने वाले जानिए। हम आज ऐसे ही एक आदमी के कर्मों की बात करेंगे जिसका नाम है विंस मैकमैन। मुझे पता है कि हम मोस्टली रियल फाइटिंग में के बारे में बात करते हैं, पर विंस मैकमैन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेना वाइट का आइडियल बोले तो डेना वाइट जिस आदमी को मानता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोमोटर है, वो आर्ल हेमन नहीं है, वो एडी हर्न नहीं है, वो डेलोहेया भी नहीं है, वो है विंस मैकमैन। इसलिए विंस मैकमैन के बारे में जानना ज़रूरी है। हम पर विंस मैकमैन के मतलब विंस मैकमैन की हरकतों की उन पहलुओं पर ध्यान देंगे जो यूएफसी से जुड़े हुए हैं, जो एमएमए फाइटिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर बाद में ये भी बोलेंगे कि ये अंकल आखिर जा क्यों रहे हैं, रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ रहा है इनको, या फिर इनको रिटायरमेंट लेने के लिए फोर्स क्यों किया गया, उस पर भी बात करेंगे। और बात करने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल से बेहतरीन एमएमए चैनल यहाँ है नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसलेशन की वर्कशॉप चल रही है। ठीक है, किसी के अपने कोई ओपिनियन नहीं है, कोई अपना नजरिया आपके सामने पेश नहीं कर रहा, बस ऊपर का देखते हैं इंग्लिश में और हिंदी में आपके सामने आके बकते हैं, क्योंकि खुद का कोई नॉलेज नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, और अगर ऐसा करता हूँ तो अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गाली भी दे के जाइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं विंस मैकमैन की। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I start feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया। विंस मैकमैन पर इल्जाम सेक्सुअल मिसकंडक्ट का है, सेक्सुअल हरासमेंट का नहीं है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट का है। पर इस बारे में हम बात करेंगे सबसे एंड में। पहले हम बात करें कि आखिर विंस मैकमैन और यूएफसी का क्या रिश्ता है, आखिर विंस मैकमैन ने एमएमए वर्ल्ड को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, इस बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि डेना वाइट का जो आइडियल है, डेना वाइट की जो इंस्पिरेशन है, वो विंस मैकमैन है। ठीक है, बॉब एरम से तो वो सख्त नफरत करता है, एडी हर्न की वो इतनी इज्जत नहीं करता, अर्ल हेमन से वो मिलने भी नहीं चाहता, ऑस्कर डेलोहे से उसकी दुश्मनी है। तो एक ही प्रमोटर बसता है दुनिया में, और वो है विंस मैकमैन। विंस मैकमैन की ना सिर्फ वो इज्जत करता है, बल्कि उसका पर्सनल फ्रेंड भी है। अभी है कि नहीं है ये पता नहीं, बट लंबे समय से तो जरूर था। तो विंस मैकमैन और यूएफसी के रिश्तों के बारे में बात करते हैं। बात आज से लगभग 20 साल पहले की है, जब एसईजी जो ग्रुप हुआ करता था, सीमा फोर एंटरटेनमेंट ग्रुप, जिसके पास यूएफसी था उस समय, वो कंपनी बेचना चाह रहा था। और इस कंपनी को खरीदने के लिए कौन आया सबसे पहले? जूफा नहीं आया, बोले तो फर्टीडा ब्रदर्स और डेना वाइट नहीं आया। सबसे पहले जो आदमी आया, अगर आप WWE देखते हैं तो उस आदमी को जानते होंगे, उसका नाम था शेन मैकमैन। शेन मैकमैन ने ऑफर दी इस कंपनी को $40 मिलियन में खरीदने के लिए। सारी की सारी बातें हो गई थी, लगभग साइन, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ना, एमओयू भी साइन हो गया था। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, जिस दिन पैसे का ट्रांसफर होना था उसी दिन स्टेफनी मैकमैन ने, मतलब विंस मैकमैन ने भी हाँ कह दिया था इसके लिए, पर स्टेफनी मैकमैन ने आके बीच में, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, फेंची पाड़ दी। उसके बाद वो डील, मतलब फेंची पाड़ दी और बाप को मना लिया कि ये नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये डील खत्म हो गई, शेन मैकमैन भी इस डील से निकल गया। तो फिर जो दूसरा ऑप्शन था वो था जूफा। जूफा एलएलसी जो है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन जो है जूफा की, जो डेना वाइट और दोनों फर्टीडा ब्रदर्स ने 33.3% के आसपास, 34% के आसपास की पार्टनरशिप में बनाई थी। तो उस कंपनी ने यूएफसी को खरीदा। आज हम सोच सकते हैं कि पता नहीं क्या होता अगर यूएफसी मैकमैन के पास चली जाती तो।
ठीक है, सोचने वाली बात है। इस कहानी का दूसरा मोड़ और इंपॉर्टेंट मोड़ तब आता है जब यूएफसी और WWE दोनों एक ही नेटवर्क पर, आपको समझना होगा, टीवी नेटवर्क अलग होता है, टीवी चैनल अलग होता है। तो कहेंगे कि एक ही टीवी चैनल पे थे और चैनल का नाम था स्पाइक टीवी। स्पाइक टीवी पे WWE आता था और उसके बाद अल्टीमेट फाइटर आता था, राइट, द अल्टीमेट फाइटर आता था, जो उनका रियलिटी शो होता ना यूएफसी का, वो आता था। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए मान लीजिए कि WWE जो है वो 6 से 8 आता है ना, क्योंकि स्मैकडाउन का टाइम शायद 2 घंटे का है और रॉ का 3 घंटे का है। तो मान लीजिए कि स्मैकडाउन है तो वो 6 से 8 आता है और 8 से 9 अल्टीमेट फाइटर आता है। तो डेना वाइट ने क्या किया, डेना वाइट ने एड देना चालू कर दिया WWE के अंदर। WWE के जो एड स्पॉट होते हैं ना, उस पे डेना वाइट ने ऐड देना चालू कर दिया कि आपको अगर देखना हो रियल फाइटिंग तो आप अल्टीमेट फाइटर में देख सकते हैं। विंस मैकमैन को यह बात पसंद नहीं आई। विंस मैकमैन का मानना था कि वो यहाँ पे स्क्रिप्टेड फाइटिंग बेच रहा है, आप अगर उसके दर्शकों को रियल फाइटिंग ऑफर करोगे तो वो स्क्रिप्टेड फाइटिंग क्यों देखेंगे। मैं यहाँ बता दूं, WWE के या फिर कोई भी जो प्रो रेसलिंग के जो एथलीट है ना, उनके प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत है, मेहनत वो भी करते हैं। ये बात अलग है कि इनकी फाइटिंग उनके फाइटिंग में जमीन आसमान नहीं, आकाश पताल का फर्क है। पर ये साल में 3 बार फाइट करते हैं, वो साल में 200 बार करते हैं। भले ही ऊंचा नीचे कूदते फांदते रहते हैं पर चोट तो असली लगती है ना। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। तो विंस मैकमैन को लगा कि अगर ये लोग असली फाइटिंग ऑफर करेंगे तो मेरी स्क्रिप्टेड फाइटिंग कोई क्यों देखेगा। तो इस बात पे विंस मैकमैन को बहुत गुस्सा आया। अब विंस मैकमैन है बहुत विंडिक्टिव आदमी। तो उस समय यूएफसी के 2 सबसे बड़े प्रेजेंटर, 2 सबसे बड़े एंकर थे, जो रोगन जो आज भी है, और दूसरा था माइकल गोल्डबर्ग। माइकल गोल्डबर्ग को विंस मैकमैन ने एक दिन की सिर्फ एक फाइट मिस करने के लिए, एक पेपर व्यू को एक इवेंट मिस करने, पेपर व्यू भी नहीं था, एक इवेंट मिस करने के लिए $100,000 ऑफर किए। और माइकल गोल्डबर्ग ले सकता था क्योंकि यूएफसी का कोई एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसके पास। उस समय यूएफसी इतनी खतरनाक कंपनी नहीं हुआ करती थी। तो माइकल गोल्डबर्ग ने ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ विंस मैकमैन को थैंक यू बोला, पर बोला कि मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मेरी लॉयल्टी जो है वो डेना वाइट और फर्टी जबरदस्त की है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अजीब सी अलग बात है तो मुद्दे से थोड़ी हटके है। आपने देखा कितनी ईमानदारी से माइकल गोल्डबर्ग ने ये मतलब लॉयल्टी निभाई यूएफसी के साथ। इसका फल क्या मिला, डेना वाइट मतलब जब माइक गोल्डबर्ग को निकाला गया ना यूएफसी से, तो इतनी भी लोगों में वो नहीं थी कि जाके पर्सनली उसको बोले। एक ईमेल के द्वारा निकाल दिया गया उस आदमी को। जिस आदमी, ये बात अलग है कि ही वॉज क्रिंजी, मतलब इतना मजा नहीं आता था उसकी कमेंट्री में, बट वो तब आपके साथ था जब कोई नहीं था। दोस्त, आदमी ऐसा होना कि जब कोई नहीं था ना आपके साथ, तो जो आपके साथ है ना उसकी पूरी जिंदगी भर इज्जत करना। माइक गोल्डबर्ग वो आदमी था, ठीक है। और आपने उसकी लॉयल्टी को ऐसा कि जब आप कुछ नहीं थे तब वो आपके साथ था, और आप जब इतने बड़े आदमी हो गए तो मक्खी, चाय से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए, और फिर इतने घटिया आदमियों की चाय पी भी लिए होगे तुमने। तो 2 इशू हो गए। तीसरा और इंपॉर्टेंट इशू आता है इन सब के बाद नहीं, माइकल गोल्डबर्ग तब भी था, पर तीसरा इंपॉर्टेंट इशू जो बड़ी रकम का है वो आता है जब चेल सोनेन एक पेपर व्यू में था। ठीक है, आपको पता है चेल सोनेन कितने पेपर व्यू में रहा है। तो 2 बड़े पेपर व्यू जो सब जानते हैं, एंडरसन सिल्वा फाइट, उन्हीं में से एक फाइट थी। विंस मैकमैन यूएफसी को मतलब जो गुस्सा था ना यूएफसी से, वो खत्म नहीं हुआ था अभी। तो उसने क्या किया, चेल सोनेन पेपर व्यू में था, चेल सोनेन को मिलने वाले थे $300,000 उस पेपर व्यू के, $300,000। विंस मैकमैन ने बोला कि ये सिर्फ एक रात के मैं तेरे को $5 मिलियन देता हूं, $5 मिलियन। आपको पता चेल सोनेन ने क्या किया? चेल सोनेन ने ईमानदारी दिखाई, चेल सोनेन ने वफादारी दिखाई और डेना वाइट को यह बता दिया और पैसे लेने से मना कर दिया। आपको पता है चेल सोनेन को क्या इनाम मिला इसका? चेल सोनेन को इसका ये इनाम मिला कि आप जो है ना यूएफसी इवेंट में आपको चेल सोनेन नहीं मिलेगा। हाँ, वो ESPN को रिप्रेजेंट करते हुए मिल जाएगा,
बट कहीं और नहीं मिलेगा आपको। डेना वाइट के मुंह से चिल सरेन का नाम भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यूएफसी भले ही कितनी अच्छी कंपनी हो, कितनी बड़ी हो, बट लॉयल्टी को रिवॉर्ड नहीं किया है। और कभी आप बिजनेस चालू करें ना, तो टैलेंट को तो रिवॉर्ड करें ही करें, बट लॉयल्टी भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। क्योंकि टैलेंट तो जहां पैसा होगा वहां चला जाएगा, बट लॉयल आपके साथ रह जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको उसकी इज्जत करनी जरूरी है, ठीक है। अब डेना वाइट को जब ये बात पता चली तो डेना वाइट समझ गया दोस्त विंस मैकमैन से पंगा नहीं लेने का। तो डेना वाइट उसके घर गया, उसको बोला कि आप जो भी कुछ सीखा है मैंने तुम्ही से सीखा है दोस्त, माफ करो, गलती से मैं तुम्हारे चैनल में ऐड नहीं करूँ, तुम्हारे सीरियल में ऐड नहीं करूंगा, ना स्मैकडाउन में ना रॉ में, ठीक है। तब तो एनएक्सटी था भी नहीं, बस माफ करो, वो कुत्ते को साफ करो, टाइम है तो। एनीवेज, तो ये बात मतलब आगे बढ़ गई और दोनों में दोस्ती यारी हो गई। तब से लेके यूएफसी में कुछ नहीं हुआ। अब हम बातें उस मुद्दे पे कि आखिर विंस मैकमैन को रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ रहा है। हाल ही में विंस मैकमैन के 2 केस सामने आए। मैं कह रहा हूं 2 केस सामने आए, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही केस हैं। पहला केस मिड 90s का है कि विंस मैकमैन के अंदर एक पैरालीगल काम कर रही थी। सॉरी अगर बाहर से आवाज आ रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आपको बाहर की आवाज रोक सकूं, ठीक है। तो जस्ट बियर विथ मी। हाँ, तो विंस मैकमैन ने एक पैरालीगल हायर किया और विंस मैकमैन के उसके साथ रिश्ते थे। मेरा मानना है कि 2 आदमी अपने प्राइवेट जीवन में क्या करते हैं, मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जियो और जीने दो, मेरे को अफेयर से भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। विंस मैकमैन ने उसको पैसा दिया, भाई अपना पैसा थोड़ी है, उसके बाप का पैसा दे सकता है, बट मुद्दा ये नहीं है। जो विंस मैकमैन ने पैसा दिया वो कंपनी का पैसा था। आप अय्याशी करो और सामने वाला मर्जी से कर रहा है आपके साथ, जो भी संबंध है आपके, उसकी भी मर्जी है, आपकी भी मर्जी है, तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला। पर जब आप कंपनी के पैसे अय्याशी के लिए खर्च करते हैं तो कंपनी के बोर्ड को आपको जवाब देना पड़ता है। ऊपर से एयरप्लेन जाने वाला है, मैं जो आपका एयरफोर्स का एयरपोर्ट है ना उसके जब पास में हूं, इसलिए कभी कभी आवाज आती है। एनीवेज, तो ये केस है। इस केस में इकलौती गलत बात यह है कि आपने कंपनी का पैसा यूज किया। तो कंपनी का पैसा क्या, कंपनी में 86% हिस्सेदार था विंस मैकमैन उस समय, तो भी माफ किया जा सकता है। और 2 आदमी अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं ऐसा जजमेंटल आदमी हूं नहीं। पर सेकंड केस जो है वो बहुत दिक्कत वाला है। सेकंड केस एक रेसलर का है, विमेन रेसलर है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। मेरे पास बहुत सी जगह पे उसका नाम है, बट मैं आपको नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ। जब तक कंफर्म नहीं हुआ तो हम किसी की भी इज्जत नहीं उछाल सकते हैं, ठीक है। भले ही वह उसको फर्क भी ना पड़ेगा, अपने चरण में उसके बारे में बात हो रही है। तो एक विमेन रेसलर है जिसको प्रेशराइज किया विंस मैकमैन ने अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए। 1-2 बार ये चीजें हुई, विंस मैकमैन ने फर्दर एडवांस किया पर उसने मना कर दिया, ठीक है। तब विंस मैकमैन ने ना सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया बल्कि उसको कंपनी से निकाल दिया। बात यहां खत्म नहीं होती है। अब वो लड़की 3-4 साल बाद बड़े बड़े वकील लेके आई और इन पे केस कर दी। तो केस में विंस मैकमैन साहब की फटी और फटना चाहिए था। तो विंस मैकमैन ने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया। आपको पता है उस सेटलमेंट के लिए विंस मैकमैन ने कितना दिया? एक फिगर है $10 मिलियन का, एक फिगर है $17 मिलियन का, एक फिगर है $7 मिलियन का, यानी 7 से $17 मिलियन तक दिया उसको। मेरा कहना है गुड फॉर दैट गर्ल। पर ये जो हरकत विंस मैकमैन की थी ना, निहायत ही घटिया हरकत थी, और घटिया हरकत मानिए ना मानिए घटिया लोग ही करते हैं, ठीक है। तो इस घटिया आदमी पे वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये घटिया आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ हो सकता था जो आज हम सब देखते रहते हैं। विंस मेरे को डेना वाइट बहुत पसंद नहीं है, आप लोग सभी को पता है। मेरा मानना है कि डेना वाइट बेहतरीन बिजनेसमैन है, बट कहीं कहीं वो गड़बड़ करता है। पर मेरा मानना है कि डेना वाइट जैसा भी है, विंस मैकमैन से 10,000 गुना अच्छा है। वैसे कभी मौका मिलेगा ना तो रोंडा राउजी और डेना वाइट की भी बात करेंगे,
तो उस लफड़ा तो उधर भी था, ठीक है, पर फिर कभी बात करेंगे उस बारे में, है ना। डेना वाइट, रोंडा राउसी, ब्रैंडन शार्प, इन सब के बीच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उस बारे में भी कभी बात करेंगे। पर आज ये विंस मैकमैन की बात थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा होगा तो भी बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। देखिए मेरे पास पीछे दीवार है, 170 रुपये वाला माइक है और नॉलेज है। मेरे पास बड़ा सा माइक नहीं है सामने रखने के लिए, ना ही पीछे 2-4 फोटो लगा के मैं आपको इम्प्रेस कर सकता हूँ। बल्ब जल रहा है सामने, तो मेरे पास लाइटिंग भी नहीं है, पर नॉलेज है। आप मेरा वीडियो देख के हर बार अपने आप से सवाल पूछेगा कि आपका नॉलेज पहले से कम है या ज़्यादा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको हर बार ये जवाब मिलेगा कि आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा है। और जिस दिन ये जवाब मिले कि पहले से ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपका, तो अनसब्सक्राइब करिए और चले जाइए। पर शेयर करिएगा, क्योंकि कोई और मतलब एक लौता तरीका शेयर ही है जिससे हम अपने चैनल की रीच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके जो फ्रेंड जो सिमिलर टेस्ट रखते हैं उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टेक केयर।